हेलो एवरीवन, आज की इस लाइव क्लास में मैं लेकर आया हूं एक नया चैप्टर जो है आपका अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर काफी इजी चैप्टर होता है। यहाँ पर बहुत ज्यादा चीजें आपको करनी नहीं होती। एक सिंपल सा, जैसे आप मैथ में इक्वेशन करते हैं उसी तरह अकाउंट्स में भी हम इक्वेशन बनाते हैं। वो इक्वेशन क्या होता है, उस इक्वेशन के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं विच इज A is equals to C plus L, राइट। यहां पर A का मतलब होता है एसेट्स, यानी हमारे बिजनेस की जो भी एसेट्स होती है वो इक्वल मानी जाती है बिजनेस में इन्वेस्ट होने वाली कैपिटल प्लस लायबिलिटीज के। क्लियर होगी मेरी बात ना? यानी अकाउंटिंग इक्वेशन में आपको क्या प्रूफ करना होता है कि आपकी एसेट का टोटल इज इक्वल टू टोटल ऑफ C प्लस L, राइट। क्लियर होगी मेरी बात? यानी बस इतना ही अकाउंटिंग इक्वेशन में पढ़ना है कि आपकी एसेट्स की जो वैल्यू है वो इक्वल होनी चाहिए किसके, आपकी लायबिलिटीज और कैपिटल की। ठीक है। अब देखो, मैं इस अकाउंटिंग इक्वेशन को समझाने के लिए एक बेहतर तरीका यूज कर सकता हूं। मैं बिजनेस की बैलेंस शीट ड्रॉ करके दिखाता हूं आपको। जब हम बिजनेस की बैलेंस शीट ड्रॉ करते हैं तो बैलेंस शीट के अक्सर दो साइड हुआ करते हैं। ठीक है। एक साइड जिसको मैं बोलता हूं लायबिलिटीज और कैपिटल, यानी ये साइड हमारा बन जाता है लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, और दूसरा साइड जो होता है वो बन जाता है एसेट्स। देखो, किसी भी अकाउंटिंग इक्वेशन को समझने के लिए ये बैलेंस शीट का कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। ठीक है। जैसा कि मैंने बताया कि एक लायबिलिटी और एसेट्स, ये बैलेंस शीट जो हम बनाए हैं, ये बैलेंस शीट किसकी है भाई? ये बैलेंस शीट है बिजनेस की। और चूंकि ये सारा रिकॉर्ड भी हम किसके लिए बनाते हैं? बिजनेस के लिए। तो अब ये समझ लो कि बिजनेस में कैपिटल कौन इन्वेस्ट करेगा? ऑब्वियसली बिजनेस का ओनर। ठीक है। साथ ही साथ लायबिलिटीज का मतलब होता है ऐसे बर्डन जिसको बिजनेस लेके चलता है। लाइक बैंक से लोन ले लिया, क्या सिर्फ लोन लेना ही पड़ता है, उसे चुकाना नहीं पड़ता? लाइक क्रेडिटर्स, ऐसे लोग जिनको बिजनेस क्रेडिट में गुड्स परचेज करता है, तो क्या उनसे आपने उधार गुड्स परचेज तो कर लिया, क्या आप उसे पैसा नहीं देंगे? तो कुछ इस तरह की चीजें आपके लिए क्या बन जाएंगी? लायबिलिटी। तो कैपिटल के साइड में आपका सबसे पहले आ जाएगा क्या? बैंक लोन। उसके बाद वर्ड आ जाएगा क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स का मतलब मैं फिर से क्लियर कर रहा हूं, ऐसे पर्संस जिससे बिजनेस ने क्रेडिट में गुड्स परचेज किया है। फिर आ जाता है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट की जो फैसिलिटी होती है वो अक्सर करंट अकाउंट होल्डर्स को मिलती है, और वहां पर क्या होता है कि आप अपनी लिमिट से एक्सेस अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं, इसलिए बैंक ओवरड्राफ्ट भी एक लायबिलिटी बन जाती है। क्लियर हो रही बात मेरी? चलिए, जहां तक मैं एसेट्स की बात करूं तो ऐसी कोई भी चीज जो बिजनेस लॉन्ग टर्म के लिए खरीदता है, ठीक है, ऐसी कोई भी चीज जो बिजनेस लॉन्ग टर्म के लिए परचेज करता है वो बिजनेस के लिए क्या बन जाती है? एसेट्स। जैसे सबसे पहले तो कैश। भाई कैश एक ऐसी चीज है जिससे आप, अगर मैं किसी पर्सन की बात करूं तो आप कहते हैं ना, अरे भाई इसके पास तो बड़े पैसे, ये बड़ा अमीर आदमी है। तो उसी तरह कैश तो आपकी लिक्विड एसेट होती ही होती है। कैश के अलावा बिल्डिंग के अलावा फर्नीचर के अलावा लैंड के अलावा डेटर्स। जिस तरह से आपने देखा कि क्रेडिटर्स होते हैं, ठीक उसी तरह से डेटर्स होते हैं। ये कब जनरेट होते हैं? ये जनरेट होते हैं जब हम क्या करते हैं? क्रेडिट परचेज करते हैं, राइट। तो यहां पर तो ये लायबिलिटी बन गए। और डेटर्स जनरेट होते हैं जब हम क्रेडिट सेल्स करते हैं, तो इसलिए ये हमारी एसेट्स बन जाते हैं। ठीक है। बैंक, इस तरह की जितनी भी चीजें आप पढ़ेंगे वो सारी यहां पर आएंगी। उसके बाद मशीनरी। क्लियर हो रही मेरी बात? अब मैक्सिमम चीजें मैंने इसमें डाल दिया, कुछ चीजें और भी ऐड होंगी, वो हम लोग फर्दर क्वेश्चंस के साथ ऐड करेंगे। फिलहाल बैलेंस शीट का जो टोटल आता है वो हमेशा क्या आना चाहिए? इक्वल। और इसी इक्वल को आप शो करेंगे किसके थ्रू? अकाउंटिंग इक्वेशन के थ्रू। अगर आपकी
लायबिलिटी और कैपिटल का टोटल आपकी एसेट्स के इक्वल आ रहा है, तो इट मींस कि क्वेश्चन ने आपके अकाउंटिंग इक्वेशन को सेटिस्फाई किया है। और अगर इस टोटल में कोई भी डिफरेंस आ रहा है तो इसका मतलब है कि क्वेश्चन ने इसको सेटिस्फाई नहीं किया। क्लियर है बात? कॉपी करिए, फिर आगे बढ़ता हूं। चलिए आगे देखते हैं हम। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अकाउंटिंग इक्वेशन हो या कोई भी चैप्टर आप कर रहे हो, मैंने कहा था ना, याद होगा कि बिजनेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, आपके गोल्डन रूल्स, यानी आपका रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। देखो, जहां तक मैं रियल और पर्सनल अकाउंट की बात करूं तो जो बिजनेस अपनी बैलेंस शीट ड्रॉ करता है, यानी जैसा मैंने अभी आपको एक बैलेंस शीट दिखाई, तो वो बैलेंस शीट हमेशा बिलोंग करेगी उन मेंबर्स से जो रिलेट करते होंगे किससे, रियल और पर्सनल अकाउंट से। ठीक है, यानी जब भी कोई मेंबर रियल और पर्सनल अकाउंट का है तो वो बैलेंस शीट को रिफ्लेक्ट करता है। वहीं अगर मैं नॉमिनल की बात करूं तो तुम्हें पता होगा कि नॉमिनल में हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट करते हैं क्या, इनकम एंड गेन। तो ऐसी सिचुएशन में याद रखना कि जब आप अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते हो तो आप रियल और पर्सनल के तो सारे आइटम्स को, अगर वो एसेट है तो एसेट्स के साइड, वो लायबिलिटी है तो लायबिलिटी के साइड शो करोगे। पर अगर कभी भी कोई मेंबर आपको नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड मिल जाएगा, किससे रिलेटेड, नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड मिल जाएगा, तो याद रखिएगा नॉमिनल अकाउंट का रिलेशन अकाउंटिंग इक्वेशन में सिर्फ दो ही पार्टी से होगा, एक होता है कैश से और दूसरा होगा कैपिटल से। ठीक है, अब इनका ऐसा क्यों होगा या इसमें फर्दर क्या होगा ये हम अभी डिस्कस करेंगे आगे। क्लियर? इतना कॉपी मारिए। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। जैसा मैंने आपको बताया कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है, भाई अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे प्रूफ होगा, भाई एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। देखो, कोई भी अकाउंट्स में कोई भी काम करते हैं तो वो हम हमेशा किसके लिए करते हैं, भाई वो तो ऑब्वियस सी बात है अपने बिजनेस के लिए। जब हम कोई भी चीज बिजनेस के लिए करते हैं तो समझना चाहिए कि ये अकाउंटिंग इक्वेशन भी बिजनेस की करते हैं। और जैसा मैंने तुम्हें बताया था कि मॉडर्न अकाउंटिंग इक्वेशन या मॉडर्न अकाउंट्स किस पर बेस्ड है बेटा, डबल एंट्री सिस्टम पर। किस पर बेस्ड है, डबल एंट्री सिस्टम पर। जब भी कोई चीज डबल एंट्री सिस्टम पर बेस्ड है तो उसका मतलब है कि उसका इफेक्ट भी कैसा आएगा, डुअल आएगा। कैसा आएगा, डुअल इफेक्ट आएगा। ठीक है, डुअल आएगा। और जब भी किसी चीज का इफेक्ट डुअल आएगा तो वो किसी एक सिंगल पर्सन को परेशान नहीं करेगी, हमेशा कितनों को करेगी, दो को। चलिए आइए, लेट्स टेक एग्जांपल। मान लो यहां पर मेरे से बोलता है स्टार्टेड बिजनेस विद अ कैश ऑफ ₹50,000। ठीक है भाई, बोला क्या कि आपने बिजनेस स्टार्ट किया कैश के साथ, कितना, 50,000 के। देखो मैंने कहा ना कि हमेशा किसी भी अकाउंटिंग इक्वेशन का जो इफेक्ट आएगा वो कैसा आएगा, डुअल आएगा। और डुअल आने से पहले आप देखिए इनका इफेक्ट आएगा क्या। भाई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो कैश के साथ में, तो बिजनेस के पास तो कैश आ रहा है, तो कैश तो आपकी क्या हो जाएगी, एसेट्स। ठीक है, और ये कैश दे कौन रहा है, भाई कोई पर्सन ही दे रहा होगा, तो वो पर्सन जो बिजनेस में कैश इन्वेस्ट करता है वो क्या बन जाएगा, ओनर। और वो जो पैसा बिजनेस में डालेगा वो क्या बन जाती है, कैपिटल। तो आपको बिना दिमाग लगाए कैश और कैपिटल पे इफेक्ट डाल देना है।
अब चूंकि बिजनेस स्टार्ट हो रहा है तो कैश भी क्या होगा, बिजनेस में आएगा, यानी कैश भी 50,000 प्लस, प्लस कैपिटल में भी 50,000 क्या कर देंगे आप, प्लस। क्लियर हो रही बात? लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। मान लो यहां पर बोलता है क्या कि गुड्स परचेज फ्रॉम राम ₹40,000। यहां पर बिजनेस क्या कर रहा है, गुड्स परचेज कर रहा है। याद होगा लास्ट चैप्टर में मैंने बताया था ना, जब भी किसी पर्सन का नाम आ जाए तो आप अंडरस्टूड होना चाहिए ये कैसा परचेज हुआ है, उधार। इट मींस इसको आप क्या बोलते हो, क्रेडिट परचेज हुआ है। जब क्रेडिट परचेज हुआ है तो पैसा तो नहीं दिया गया। और क्लियर कर रहा हूं, अकाउंटिंग इक्वेशन में जब भी गुड्स वर्ड आ जाएगा ना तो गुड्स सीधे रिफ्लेक्ट करेगा स्टॉक को। किसको रिफ्लेक्ट करेगा, स्टॉक को। यानी अगर चाहे गुड्स परचेज हो रहा हो या गुड्स सेल हो रहा है, स्टॉक तो जनरेट होगा ही होगा। ठीक। और चूंकि भाई राम से उधार ले रहे हो तो हमें देखो अकाउंटिंग इक्वेशन में किसी इंडिविजुअल का नाम लेके नहीं चलना है। हमें पता है कि जितने भी लोगों से हम उधार लेंगे वो हमारे लिए क्या बन जाएंगे, क्रेडिटर्स। क्लियर हो रही बात? तो इस सिचुएशन का क्या होगा भाई, 40,000 का गुड्स खरीदा है तो स्टॉक में 40,000 क्या होंगे, प्लस होंगे। और वहीं भाई उधार लिया है तो 40,000 के क्रेडिटर्स भी क्या हो जाएंगे आपके, प्लस हो जाएंगे। क्लियर हो रही बात? चलिए इसी तरह से नेक्स्ट एक टॉपिक देखते हैं हम। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट बोल रहा है कि गुड्स सोल्ड ऑन कैश ₹30,000। देखो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पर देखो फिर से तुम्हें गुड्स वर्ड दिख रहा है और इस बार परचेज की जगह क्या दिख रहा है, सेल। डजंट मैटर, अगर गुड्स है तो पहला इफेक्ट तो किस पर जाने वाला है, स्टॉक पर। और चूंकि कैश है तो दूसरा इफेक्ट किस पर जाने वाला है, कैश पर। अब जरा सोचना, अगर गुड्स को सेल किया जा रहा है तो स्टॉक इंक्रीज होगा या डिक्रीज? भाई ऑब्वियस सी बात है, स्टॉक की वैल्यू क्या हो गई, 30,000 कम हो जाएगी। यानी स्टॉक तो हो गया माइनस और वहीं कैश क्या हो जाएगा, प्लस का 30,000। क्लियर हो रही बात? कोई डाउट? चलिए कॉपी करिए, फिर आगे मैं डिस्कस करता हूं। जल्दी से कॉपी करिए और सेशन में मजा आते रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट अब हम देखते हैं क्या, नेक्स्ट पॉइंट मैं लेता हूं, नेक्स्ट पॉइंट मैं लेता हूं सैलरीज पेड ₹3,000। देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, सैलरी किस अकाउंट को बिलोंग करती है, नॉमिनल अकाउंट को। मैंने बता रखा था आपको कि अगर कभी भी अकाउंटिंग इक्वेशन में नॉमिनल मिल जाता है तो उसकी इंडिविजुअल एंट्री नहीं बना सकते। नॉमिनल का कोई घर नहीं होता, इसलिए नॉमिनल कहां रहेगा, दो लोगों के पास, एक तो कैश और दूसरा कैपिटल। आप बस सिर्फ इतनी सी चीज सोचना है कि ये कैश को बढ़ाएगा या कम करेगा, ठीक है। और इसका डायरेक्ट रिलेशन होगा, भाई सैलरी पे कर रहे तो कैश आया होगा या गया होगा, ऑब्वियसली गया होगा। गया होगा तो कैश यहां पर 3,000 कम होगा, होगा नहीं होगा? अगर कैश कम होगा तो कैपिटल भी 3,000 कम। क्लियर है? नॉमिनल अकाउंट जब भी मिलेगा तो उसके बीच में कैसा रिलेशन देखने को मिलेगा, डायरेक्ट रिलेशन मिलेगा, ठीक है, डायरेक्ट रिलेशन। यानी अगर कैश माइनस होगा तो कैपिटल भी माइनस होगी, कैश प्लस होगा तो कैपिटल भी प्लस होगी, ठीक है। लेकिन ये रूल सिर्फ और सिर्फ कहां पर अप्लाई करोगे, जहां पर आपको नॉमिनल मिले, ठीक है। आइए देखिए नेक्स्ट लेता हूं मैं, कमीशन रिसीव्ड ₹5,000, ठीक है। कमीशन रिसीव्ड ₹5,000। देखो कमीशन के साथ फिर से वही बात आ गई, ये भी कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है भाई,
अगर नॉमिनल है तो पहली चीज पेड है या रिसीव, तो आप देख पाओगे क्या हो रहा है, रिसीव। रिसीव का मतलब है पैसा आ रहा है, तो आ रहा है तो भैया इनका तो बेघर लोग हैं, इनका सहारा कौन है, कैश और कैपिटल। और अभी मैंने बताया ना नॉमिनल अकाउंट का रिलेशन कैसा होने वाला है, डायरेक्ट कैश में प्लस कितना 5000, तो कैपिटल भी क्या हो जाएगी आपकी 5000 प्लस। क्लियर हो गई बात, कोई कंफ्यूजन? चलिए नेक्स्ट मैं देखता हूं। मान लो यहां पर एक क्वेश्चन मैंने ले लिया, गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 5000 सोल्ड एट 10,000। बात समझ आ रही? देखो फिर से मैं बात कर रहा हूं, गुड्स दिख गया ना भाई, तो अपने आप दिमाग में आ जाना चाहिए कि पहला इफेक्ट तो स्टॉक पे लगेगा ही लगेगा। अब सोल्ड है तो ये दिमाग में बैठा लो कि कुछ नहीं लिखा है तो कैश पे ही है, तो एक इफेक्ट तो किस पर आ गया, कैश पर। अब जरा देखो यहां पे क्वेश्चन कह क्या रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि गुड्स की कॉस्ट जो थी वो कितनी थी 5000, सेल जो किया गया है वो कितने पे किया गया है 10,000 पर। तो यहां पर सोचने वाली बात क्या है कि जो एक्स्ट्रा 5000 निकल के आ रहा है नहीं आ रहा है, वो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। कितने का, 5000 का। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो देखो भाई हमेशा याद रखना, ऐसी सिचुएशन में जहां पर गुड्स सेल किया जा रहा हो और गुड्स की कॉस्ट प्राइस भी दी हो, तो स्टॉक से हमेशा कॉस्ट प्राइस माइनस होगी, सेलिंग प्राइस कभी नहीं। यानी स्टॉक से कम हो जाएगा कितना 5000, कैश कितने का सेल हो रहा है भाई 10,000 का, यानी 10,000। देखो चूंकि बिजनेस को क्या हो रहा है, प्रॉफिट ना, तो इस प्रॉफिट पर आइडियली किसका हिस्सा बनना चाहिए भाई, अगर बिजनेस प्रॉफिट कमा रहा है तो इस प्रॉफिट पर पूरी तरह से किसका शेयर होना चाहिए, तो किसका, बिजनेस के ओनर का। इसलिए तीसरा इफेक्ट कहां चला गया, कैपिटल पर। अब मुझे यह बताओ कि प्रॉफिट कैपिटल को बढ़ाएगा या घटाएगा, सर बढ़ाएगा। अगर बढ़ाएगा तो यहां पे 5000 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। देखो अकाउंटिंग इक्वेशन से ज्यादा मजेदार कोई चैप्टर नहीं है, बस थोड़ा एंटरटेनमेंट को बनाए रखना है। और जब मैं क्वेश्चंस की तरफ आगे रहूंगा तो तुम लोग देखोगे कि ये टॉपिक और भी ज्यादा मजेदार होता जा रहा है। जितने पॉइंट्स मैं कराते जा रहा हूं इसको जरूर नोट करते चलिए, ताकि आगे समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट क्या कहता है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, जल्दी से जल्दी और ज्यादा लोग जुड़ते जाओ भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूं। नेक्स्ट कह रहा है गुड्स सोल्ड टू राम कॉस्टिंग रुपीज 7,000 सोल्ड एट 10,000। भाई देखो यहां पर फिर से क्या आ गया, गुड्स आ गया नहीं आ गया। जब गुड्स आ गया तो पहला इफेक्ट स्टॉक। इस बार कैश दिख रहा है क्या, नहीं। किसको सोल्ड किया जा रहा है, राम को। यानी दूसरा इफेक्ट किस पर आ गया, डेटर्स पर। क्यों, क्योंकि राम क्रेडिट सेल वाला है। ठीक है, फिर आ जाओ सोल्ड देख लेते। कॉस्ट थी कितनी 7,000, सेल कितने में कर रहे हो बच्चे 10,000 में। प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, सर प्रॉफिट हो रहा है। और जब भी प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट पर पूरा पूरा शेयर किसका होने वाला है, बिजनेस के ओनर का। ओनर का अलग से अकाउंट तो होता नहीं, तो कैपिटल। अब आ जाइए स्टॉक क्या करना चाहिए, सर माइनस कर दीजिए, माइनस कर दिया। डेटर सर 10,000 रुपए तो चुकाने ही है, तो 10,000 प्लस हो गया। सर क्या क्रेडिट की कंडीशन में भी प्रॉफिट मिलेगा, भाई उधार खरीदो या नगद प्रॉफिट तो मिलना ही मिलना है ना। तो जितना भी प्रॉफिट होगा वो आप यहां पर क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। कितना 3,000। ठीक है बेटा, इस तरह के क्वेश्चंस आपको बहुत मिलेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन में। आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए। ठीक है, चलिए मुझे लगता है कि आज का ये लाइव सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा
और ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, जिससे कि मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियोस लाता रहूं। और नेक्स्ट क्लास में हम आएंगे कंप्लीट अकाउंटिंग इक्वेशंस के क्वेश्चंस पर। क्लियर है? थैंक यू सो मच।